कहानी की शुरुआत मुरूम की दुनिया के एक दृश्य से होती है, जहां एक व्यक्ति खाना खाने के लिए कुर्सी पर बैठता है। उसके भारी वजन से कुर्सी चरमरा जाती है, लेकिन उस व्यक्ति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो खुश हो जाता है। ये व्यक्ति मुरीम अलायंस का लीडर हुगोंग है। वो मजे से खाना शुरू करने ही वाला था कि तभी जेजल है उसे आवाज देती है, मेरे स्वामी, ये मैं हूँ, जेजल है। उसे देखते ही हुगोंग का मूड खराब हो जाता है और वो चिढ़कर पूछता है, अब क्या हुआ? जेजल है एक जरूरी रिपोर्ट देने आई थी, जिसे सुनकर हुगोंग उसे 2 घंटे बाद आने को कहता है। लेकिन जेजल है बिना अनुमति के दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है और हुगोंग का सम्मान के साथ अभिवादन करती है। हुगोंग जानता था कि वो इतनी आसानी से नहीं जाएगी, इसलिए वो उसे अपने साथ खाना खाने को कहता है। जेजल है मना करते हुए कहती है, मेरा वजन बढ़ जाएगा। हुगोंग बड़े प्यार से कहता है, अरे बेवकूफ लड़की, थोड़ा मोटा होना ही तो आकर्षण की पहचान है। मुझे देखो, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? ये सुनकर जेजल है मुस्कुराते हुए कहती, जी हाँ, आप बहुत आकर्षक हैं अंकल। अपनी तारीफ सुनकर हुगोंग खुशी से अजीब अजीब हरकतें करने लगता है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। ये देखकर जेजल है अपनी हंसी रोक नहीं पाती। हुगोंग कहता है, अब जब तुम पागलों की तरह हंस रही हो, तब जाकर तुम अपने असली रूप में दिख रही हो। तभी है गंभीर होकर कहती है, मैं खबर देने आई थी, लेकिन शायद मुझे अब चले जाना चाहिए। हुगोंग जानता था कि वो बिना खबर दिए नहीं जाएगी। है के पास 2 खबरें थीं, एक अच्छी और दूसरी बुरी। हुगोंग पहले अच्छी खबर सुनने को कहता है बताती है, खबर है कि ग्रीन फॉरेस्ट के डाकुओं का सरदार मवेशी चराने में सफल हो गया है। लोग कहते हैं कि युवांग पर्वत की गायों का झुंड बहुत स्वादिष्ट होता है। हुगोंग खुश होकर कहता है, ऐसा लगता है कि आखिरकार उन्हें अपना मकसद मिल गया है। तभी है उसे उत्साहित होने से मना करती है और बुरी खबर सुनाती है, ह्यूनाम शाखा से एक पत्र मिला है। स्वॉर्ड सेंट अपनी जगह से निकल चुका है। उसकी गति और मार्ग को देखते हुए वो कल दोपहर तक अलायंस पहुंच जाएगा। हुगोंग हैरान रह जाता है, तारांकन इतनी जल्दी? वो तो बहुत उतावल में है। स्वॉर्ड सेंट, जिसे कभी दुनिया की सबसे ताकतवर तलवार के रूप में जाना जाता था, 10 साल पहले अचानक बिना किसी को बताए गायब हो गया था। ऐसा लगा जैसे उसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया हो। लेकिन अब उसने अचानक मुरीम अलायंस के लीडर को युद्ध के लिए चुनौती दे दी थी। है जानना चाहती थी कि क्या हुगोंग इस चुनौती को स्वीकार करेंगे। हुगोंग खाना खाते हुए लापरवाही से कहता है, उससे पहले तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। ये सुनकर है गुस्से में चिल्लाती है, ये तो बिल्कुल बकवास है। असल में हुगोंग एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था और वो बस है के साथ मजाक कर रहा था। वो कहता, नहीं, मैं स्वॉर्ड सेंट की तलवार से मारे जाने के बजाय अपना पद त्याग कर भागना बेहतर समझूंगा। स्वॉर्ड सेंट का चरित्र नेक है और वो एक महान नेता बनेगा। अब समय आ गया है कि मैं दुनिया की सबसे मजबूत तलवार का खिताब वापस कर दूं। जेजल है हुगोंग के युद्ध कौशल को देखना चाहती थी। उसने याद दिलाया कि कैसे हुगोंग ने ही खूंखार राक्षसों और प्रेत घाटी के दुष्टों का अंत किया था। हुगोंग इसे महज अपनी किस्मत बताता है। वो कहता है, जरा मुझे देखो, 2 कदम चलते ही मेरी सांस फूलने लगती है। मैं उसका सामना कैसे कर सकता हूँ? इसलिए मैं आज रात यहाँ से भागने वाला हूँ, बाकी सब तुम संभाल लेना। हुगोंग भागने की योजना बना ही रहा था कि अचानक उसे एक झटका सा महसूस होता है। वह अचानक गंभीर हो जाता है और अपनी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल करता है। उसे एक दृश्य दिखता है जहां एक मंदिर का गुरु बुरी तरह घायल है। वो गुरु बाकी लोगों से कह रहा है, अलायंस को खबर दो, ह्यूनाम शाखा पर हमला हुआ है और हमला करने वाला स्वॉर्ड सेंट है। उसने राक्षसी शक्तियों के साथ हाथ मिला लिया है और आम नागरिकों को मार रहा है। हुगोंग दंग रह जाता है। क्या सम्मानित स्वॉर्ड सेंट ऐसा कर सकता है? इसका एक ही जवाब था, वो अब शैतानी ताकतों के कब्जे में है। अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए हुगोंग उसे ढूंढता है। स्वॉर्ड सेंट अभी शाओलिन मंदिर में था, जहां उसने लाशों के ढेर लगा दिए थे। हुगोंग तुरंत वहां पहुंचता है। वहां स्वॉर्ड सेंट पागलों की तरह बड़बड़ा रहा था कि कैसे हुगोंग एक मोटा सुअर है और वो उसे घुटनों पर ले आएगा। वो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान घोषित कर रहा था। उसे जलन थी कि हुगोंग को इतना सम्मान क्यों मिलता है। जैसे ही स्वॉर्ड सेंट अपनी भयानक ऊर्जा रिलीज करता है, तभी हुगोंग एक अत्यंत तेज प्रहार करता है। हमला इतना तेज था कि स्वॉर्ड सेंट देख भी नहीं पाता और उसके दोनों हाथ कटकर गिर जाते हैं। स्वॉर्ड सेंट मुस्कुराते हुए कहता है, हुगोंग, तुम हमेशा सत्ता में नहीं रहोगे। मैंने तुम्हारा पतन देखा है। हुगोंग कहता है, तुम बहुत बोल चुके, और चुटकी बजाते ही स्वॉर्ड सेंट का शरीर कई टुकड़ों में कट जाता है। 6 महीने बाद हुगोंग की आंखें खुलती हैं। वो परेशान था क्योंकि 6 महीने पहले उसने स्वॉर्ड सेंट के साथ जो किया था, उसे उन्हीं चीजों का सपना आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी कहाँ है। वो देखता है कि ये उसका कमरा नहीं था। जैसे ही वो बिस्तर से उठा, उसकी सांस फूलने लगी।
उसे लगा कि किसी ने उसके साथ कुछ किया है। जैसे तैसे वो आईने के पास आता है और अपना चेहरा देखकर खामोश हो जाता है। वो अब जवान दिख रहा था, लेकिन ये उसका असली शरीर नहीं था। क्या मैंने किसी और के शरीर पर कब्जा कर लिया है? क्या मेरी आत्मा बदल दी गई है? उसे स्वॉर्डसेंट के आखिरी शब्द याद आए, हुगोंग, तुम हमेशा ऐसे नहीं रहोगे। हुगोंग समझ गया कि स्वॉर्डसेंट के मरने के 6 महीने बाद भी ये उसी की किसी साजिश का हिस्सा है, पर इस आत्मा के अदल बदल के पीछे असली मकसद क्या है, ये उसे अब पता लगाना था। उसे महसूस हो रहा था कि इस शरीर का असली मालिक भी इसी के भीतर कहीं है। उसने अपने शरीर पर बंधी पट्टियों को खोलकर देखा। असल में इस शरीर का होस्ट मेजबान खुद को मारना चाहता था। उसके हाथों और गले पर गहरे कट के निशान थे। वो खुद से ही सवाल करता है, आखिर ये सब किसका है और ये शरीर किसका है? उसने कभी ऐसी स्थिति नहीं चाही थी। इस कमरे की भव्यता को देखकर लगता है कि यह व्यक्ति काफी संपन्न है, तो फिर वो इस आत्मघाती स्थिति में क्यों था? मुझे उम्मीद है कि वो मेरे असली शरीर के साथ कुछ बुरा नहीं करेगा। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। आहट सुनकर उसने फिर से सोने का नाटक किया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो व्यक्ति कमरे में दाखिल हो गया। बेओम चेओन, मेरे बच्चे, तुम जाग गए? मुझे खुशी है। उसे देखकर हुगोंग मन ही मन चौंका। मेरे प्रभु नहीं, बल्कि मेरे बच्चे? क्या इसका मतलब ये है कि ये सब उसने नहीं किया? तभी हुगोंग ने उस व्यक्ति को ध्यान से पहचाना। वह बेओम चेओन था, जो चेओनहवा परिवार का मुखिया है। चेओनहवा परिवार एक अत्यंत प्रभावशाली और प्रतिभावान वंश है, जिनके पास मुख्य भूमि के 3 महान अभिलेखागारों में से एक है। वे प्राचीन दस्तावेजों और कलाकृतियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। उनके प्रमुख बेओम चेओन इतने विद्वान हैं कि युग के सर्वश्रेष्ठ स्कॉलर भी उनके सामने नहीं टिकते। बेओम बेड पर बैठ गया। हुगोंग ने सोचा, मेरी इस व्यक्ति से लगभग 4-5 साल पहले मुलाकात हुई थी। इसकी शक्ल सूरत में आए मामूली बदलाव को देखते हुए लगता है कि समयकाल बहुत दूर का नहीं है। बेओम ने अपने पोते, जिसके शरीर में हुगोंग है, को पास बुलाया और कहा, आपकी इच्छा मेरी इच्छा बन गई है, यहाँ आओ। हुगोंग को समझ नहीं आया कि बेओम किस इच्छा की बात कर रहा है। वो चुपचाप जाकर बेड पर बैठ गया। तब बेओम ने एक दवा पिल निकाली और उसे खाने को कहा। हुगोंग को लगा कि शरीर की हालत देखते हुए ये शायद कोई रेस्टोरेटिव स्पिरिचुअल मेडिसिन होगी, लेकिन बेओम के चेहरे के भाव देखकर वो समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। अभी उसने कहा था कि वो इच्छा पूरी करना चाहता है और इस शरीर के मालिक की इच्छा तो मौत थी। हुगोंग गुस्से में चिल्लाया, ये तो जहर पॉइजन है। कमरे में सन्नाटा छा गया। हुगोंग को तुरंत याद आया कि एक पोते को अपने दादा से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। उसने लहजा बदलते हुए प्यार से पूछा, मेरा मतलब, क्या ये जहर है? बेओम ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे वो पिल खाने को कहा। हुगोंग कुछ और पूछना चाहता था। वो ये पुष्टि करना चाहता था कि अभी मुरीम अलायंस का लीडर कौन है, ताकि वो जान सके कि वो किस काल में है और क्या बेओम इस सोल स्विच, आत्मा के बदलाव में शामिल था। लेकिन ये सुनते ही बेओम को गुस्सा आ गया। बेओम, कुछ देर पहले तुम मुझसे मौत की भीख मांग रहे थे और अब तुम्हें यह जानना है कि मुरीम अलायंस का लीडर कौन है। क्या इतना काफी नहीं है कि तुम मरना चाहते हो? तुम मुझे अपमानित करना कब बंद करोगे? मामला बिगड़ता देख हुगोंग ने बेओम को शांत करने की कोशिश की। बेओम गुस्से से कांप रहा था। हुगोंग ने कहा, मैं अब सुसाइड नहीं करना चाहता। हम सुबह इस बारे में बैठकर बात करेंगे। हुगोंग जानता था कि इस वक्त बेओम को कुछ भी समझाना बेकार है, लेकिन अचानक बेओम ने हुगोंग को पकड़ने के लिए हमला कर दिया। हुगोंग ने अपनी एक तकनीक इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन कमजोर शरीर के कारण वो नाकाम रहा। वो भागने लगा, पर उसका शरीर जवाब दे गया। बेओम ने उसे दबोच लिया। हुगोंग ने उसे हटने को कहा, क्योंकि उसका वजन बहुत ज्यादा था। बेओम ने जबरदस्ती उसके मुंह में वो पॉइजन पिल डाल दी और उसका मुंह नाक बंद कर दिया ताकि वो उसे निगल जाए। हुगोंग ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन वो पिल निगल गया। अगर मैं अपने पुराने शरीर में होता तो ये जहर मेरे लिए नाश्ते जैसा होता, लेकिन इस शरीर में ये जानलेवा है। उसने पूरी ताकत लगाकर बेओम को एक कराटे चॉप मारा, जिससे बेओम पीछे हटा। हुगोंग ने उल्टी करने की कोशिश की, पर जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। वो नीचे गिर गया। बेओम, अब आराम से मरो। तुम ही तो इस मौत का इंतजार कर रहे थे। तुम्हें दर्द की परवाह नहीं थी, बस मरना था। हुगोंग अपनी आखिरी सांसें लेते हुए सोच रहा था, मैं तुम्हारा पोता नहीं हूँ, मैं मुरीम अलायंस का लीडर हूँ। बेओम अपने पोते को तड़पता नहीं देख सका और वहां से जाने लगा। हुगोंग को पछतावा हो रहा था कि वो बिना कुछ पता किए दोबारा मर रहा है। उसने हिम्मत जुटाई और बेओम को पुकारा, हुगोंग, दादाजी, मैं ऐसे मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे बचा लीजिए।
ये कहकर वो बेहोश हो गया। बेओम सन्न रह गया। दूसरी ओर मुरीम लीडर हुगोंग के असली शरीर में उस युवक की आत्मा आ गई थी जिसने सोल स्विच किया था। वो उठा, इधर उधर देखा और मुस्कुराया। उसने एक तलवार उठाई और कहा, तो मैंने अपनी आत्मा दूसरे शरीर में बदल ली। ये कोई सपना नहीं था। उसने अपने गले में तलवार उतार ली ताकि वो पुराना शरीर खत्म हो जाए। अगला दृश्य, बेओम और एक डॉक्टर कमरे में थे। बेओम, अब उसकी हालत कैसी है? डॉक्टर, मैंने जहर निकाल दिया है पर कुछ अंश अभी बाकी है। फिलहाल वो खतरे से बाहर है। वह जहर 1 महीने में शरीर से पूरी तरह निकल जाएगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ब्लड मशरूम खाने के बाद भी ये जिंदा कैसे है। हुगोंग मन ही मन सोच रहा था, किंतु ब्लड मशरूम को ग्रिल करने पर जहर बढ़ जाता है, पर वो स्वादिष्ट भी होता है। मैं पुराने समय में इसे दुर्लभ नाश्ते के रूप में खाता था, पर आज इसी ने मेरी जान ले ली होती। बेओम ने डॉक्टर से कहा। वो जीने की भीख मांग रहा था। डॉक्टर को यकीन नहीं हुआ। बेओम को भी शक था, क्योंकि उसके पोते ने सम्मानजनक शब्द छोड़ दिए थे और उसे नाम से पुकारा था। डॉक्टर ने तर्क दिया कि शायद जहर का असर दिमाग तक पहुंच गया है, जिससे उसकी याददाश्त या व्यवहार बदल गया है। अगला दिन बेओम हैंग हुगोंग के चचेरे भाई कमरे में आए। एक भाई शराब के नशे में था। दूसरा भाई सिर्फ ये देखने आया था कि जानवर बेओम हैंग अभी जिंदा है या मर गया। जब छोटे भाई ने कहा कि शायद भाई हैंग का मन बदल गया है, तो शराबी भाई गुस्से में आ गया। शराबी भाई, कान खोलकर सुन ले, तेरा भाई सिर्फ मैं हूँ। जो वहां लेटा है वो तो एक जानवर है। वो गुस्से में वहां से चला गया। हुगोंग को होश आया। उसने देखा कि इस प्रतिष्ठित परिवार में केवल 3 लोग ही उसे देखने आए। तो इस शरीर का नाम बेओम हैंग है और यह मरने की तीव्र इच्छा रखता था। इसके माता पिता मर चुके हैं, शायद इसी वजह से ये ऐसा था। पूरा चेओनहवा परिवार बर्बादी की ओर है, पर यह मेरा विषय नहीं है। मेरा लक्ष्य इस शरीर को ठीक करना है, ताकि मैं सच का पता लगा सकूं कि मेरे शरीर के साथ क्या हुआ और इसके पीछे कौन था। उसे जोर से भूख लगी और वो वापस अपनी चेतना में लौट गया। उसके ठीक सामने एक नौकरानी सर्वेंट खड़ी थी। अचानक एक दूसरे को इतना करीब देखकर दोनों बुरी तरह डर गए। नौकरानी, माफ कीजिएगा यांग मास्टर, मैं बस आपकी ठुड्डी साफ करने की कोशिश कर रही थी। हुगोंग ने खुद को संभालते हुए कहा, तुम्हारा चेहरा मेरे बहुत करीब था। क्या तुम्हारी नजर इतनी कमजोर है? वो मन ही मन हैरान था। मेरे ठीक सामने कमरे में कोई खड़ा था और मुझे महसूस तक नहीं हुआ। पहले तो मैं 300 फीट दूर रेंगते कीड़े के पैर तक गिन सकता था और आज मैं इतना सुस्त हो गया हूं। उसने नौकरानी से उसका नाम पूछा। नौकरानी को लगा कि जहर के असर से उसकी याददाश्त के साथ दिमाग भी चल गया है। नौकरानी, डॉक्टर ने कहा था कि जहर की वजह से आपकी याददाश्त में समस्या हो सकती है। मेरा नाम सोंग है। हुगोंग ने सोंग को गौर से देखा। एक नौकरानी के हिसाब से इसका संतुलन और दृष्टि बहुत तेज है। जरूर इसने मार्शल आर्ट सीखी है। उसे काफी असहज डिसरे महसूस हो रहा था, इसलिए उसने कहा, सोंग, मेरे लिए कुछ खाने को लाओ। हम खाते खाते बात करेंगे। मेरी याददाश्त अभी भी धुंधली है। सोंग को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वह कांपते हुए बोली, क्या आपने कहा कि आप खाना चाहते हैं ताकि आप ताकत हासिल कर सकें? किस लिए? ताकि आप फिर से खुदकुशी कर सकें? आप सिर्फ इसलिए ठीक होना चाहते हैं ताकि दोबारा अपनी जान ले सकें। क्या यही सच है? हुगोंग उसे देखकर सोचने लगा, शायद इसका ही मानसिक संतुलन हिला हुआ है। सोंग, बेओम साहब, आपके दोनों भाई और यहाँ तक कि मैं भी आपकी इन हरकतों से थक चुके हैं। बात यहाँ तक पहुँच गई है कि हम सब आपके साथ ही मरने की सोच रहे हैं। इसलिए कृपया अपनी जान लेना बंद करें और जीने की कोशिश करें। हुगोंग को उसकी बातों का घंटा भी समझ नहीं आ रहा था, फिर भी उसने नाटक करते हुए कहा, ठीक है, मैं आज से ऐसा ही करूंगा और शुरुआत खाने से करूंगा। जब सोंग ने भरोसा नहीं किया तो हुगोंग ने दांव खेला, ठीक है, फिर मैं भूखा ही मर जाता हूँ। सोंग भड़क गई, नहीं, मैंने अभी कहा ना कि आपको ठीक से खाना खाना चाहिए। मैं अभी लाती हूँ। हुगोंग ने सोचा, तो इसकी फुर्ती और मार्शल आर्ट को देखकर लगता है कि ये नौकरानी कम और मुझ पर नजर रखने वाली सुसाइड वॉच ज्यादा है। इसने बेओम हैंग की न जाने कितनी आत्महत्या की कोशिशें देखी होंगी, तभी इसकी दिमागी हालत ऐसी हो गई है। उसने सोंग को रोककर पूछा, अच्छा सोंग, बताओ कि अभी मुरीम अलायंस का लीडर कौन है? सोंग फिर भड़क गई, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? हुगोंग ने मक्खन लगाते हुए कहा, तुम अपने इन प्यारे होठों से बताओ तो सही, आखिर लीडर कौन है? सोंग खुश होकर बोली, अभी जो मुरीम अलायंस का लीडर है वो एक मोटा सुअर है। ये सुनते ही हुगोंग का चेहरा देखने लायक था। सोंग, वो इतना मोटा है कि अपने गोल मटोल गालों के कारण मुश्किल से आंखें खोल पाता है। चलते समय वो लड़खड़ाता है, पर खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी कहता है। इसने बेओम हैंग की न जाने कितनी आत्महत्या की कोशिशें देखी होंगी, तभी इसकी दिमागी हालत ऐसी हो गई है। उसने सोंग को रोककर पूछा, अच्छा सोंग, बताओ कि अभी मुरीम अलायंस का लीडर कौन है? सोंग फिर भड़क गई, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? हुगोंग ने मक्खन लगाते हुए कहा, तुम अपने इन प्यारे होठों से बताओ तो सही, आखिर लीडर कौन है? सोंग, वो इतना मोटा है कि अपने गोल मटोल गालों के कारण मुश्किल से आंखें खोल पाता है। चलते समय वो लड़खड़ाता है, पर खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी कहता है।
अफवाह तो ये भी है कि उसने 6 महीने पहले स्वॉर्डसेंट की हत्या कर दी थी। भला इस पर कौन यकीन करेगा? वो दिन भर बस ठूंसता रहता है। उसने ये मुकाम मार्शल आर्ट से नहीं बल्कि सिफारिश से पाया होगा, और उस सुअर का नाम है हुगोंग। चिल्लाते हुए, बस आगे मत बोलो। हुगोंग का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लोग उसके असली शरीर बारे में ऐसा सोचते हैं। सोंग, यंग मास्टर, आप ठीक तो हैं? आप और भी बीमार दिख रहे हैं। हुगोंग, तुम सच में बहुत बुरी हो। जो व्यक्ति यहाँ है ही नहीं, उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? उसका पेट? मतलब वो अच्छी कदकाठी का है? सोंग, नहीं, वो तो बहुत ही भद्दा दिखता है। हुगोंग को अब गुस्सा आ गया। मैंने कहा ना, वो अच्छी कदकाठी का है। मुरीम गठबंधन के नेता एक नेक और प्रशंसनीय व्यक्ति हैं जो दुनिया में शांति बनाए रखते हैं। उनसे ज्यादा महान कोई नहीं है। वो इतना जोर से चिल्लाया कि उसे खांसी आ गई। सोंग डर गई। हुगोंग ने टूटती आवाज में कहा, मोटे लोगों का भी अपना अलग आकर्षण होता है। काश मैं भी उसके जैसा होता। सोंग को लगा कि हुगोंग अब उस लीडर जैसा बनना चाहता है। वह खाना लेने चली गई। उसके जाने के बाद हुगोंग ने राहत की सांस ली। मतलब समयावधि वही है। हम दोनों ने अपनी आत्माएं बदल ली हैं। इसका मतलब वो होंग अभी मेरे शरीर में होगा। क्या वो भी मेरी तरह परेशान होगा? 10 दिन बाद हुगोंग अब पहले से काफी बेहतर था। वो चलने फिरने लगा था और दलिया भी चाव से खाता था। उसका दर्द और लकवा कम हो गया था। दूर खड़े बेओम और डॉक्टर ये सब देख रहे थे। बेओम, ये तो चमत्कार है। जहर की वजह से उसकी याददाश्त गई, पर कम से कम वो अब खाना और दवा तो ले रहा है। डॉक्टर जी, शायद याददाश्त जाना ही उसके लिए वरदान बन गया। तभी बेओम दुखी होकर बोला, किसने सोचा था कि ऐसा दिन आएगा कि मुरीम अलायंस का हुगोंग अपनी ही जान ले लेगा? हुगोंग के कान खड़े हो गए। डॉक्टर ने कहा, हाँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी की जान किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि उसने खुद ली है। हुगोंग समझ गया कि उस होंग ने उसके असली शरीर के साथ क्या किया है। उसने गुस्से में अपने दांत पीसे। बेओम को लगा कि वो कोई बुरा सपना देख रहा है। बेओम ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, हुगोंग चीख कर उठा। हुगोंग, मैं तुझे जान से मार दूंगा कमीने। तू ऐसा कैसे कर सकता है? कम से कम मुझसे एक बार पूछना तो चाहिए था। अचानक उठने के झटके से हुगोंग फिर से बेहोश हो गया। कमरे में खामोशी छा गई। बेओम और डॉक्टर एक दूसरे को देखने लगे। बेओम, क्या तुमने भी सुना? वो किसी को मारने की बात कर रहा था। बेओम की अगले सीन में हम देखते हैं कि हुगोंग पागलों की तरह हंस रहा था। उसे देखकर सोंग एक पल के लिए घबरा जाती है। वो इसलिए क्योंकि हुगोंग अब चाहकर भी अपना पुराना शरीर शक्ति हासिल नहीं कर सकता था। ये अब पूरी तरह से नामुमकिन हो गया था। वो खुद को संभालते हुए बैठ जाता है और सोंग को उसके नाम से पुकारता है, सोंग, जिसे सुनकर बेचारी डर जाती है। हुगोंग लगभग रोते हुए कहता है, चलो ट्रेनिंग करते हैं। ये सुनकर सोंग चौंक जाती है। बाहर की ओर हुगोंग के जो बॉडीगार्ड तैनात थे, उनका भी यही हाल था। वे बॉडीगार्ड जाकर सारी बात बेओम को बताते हैं। बेओम का रिएक्शन भी बिल्कुल वैसा ही था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका पोता पुशअप्स कर रहा है। उधर सच में हुगोंग पुशअप्स कर रहा था। कमजोरी के कारण उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे हर दिन बेहतर होता जा रहा था। बॉडीगार्ड इन सारी बातों की रिपोर्ट बेओम को दे रहा था। बेओम को लग रहा था कि अभी उसके शरीर की स्थिति खराब है, तो वो जल्द ही अपनी ट्रेनिंग रोक देगा। बॉडीगार्ड ने आगे बताया, वो सिर्फ पुशअप्स ही नहीं बल्कि उठक बैठक, स्क्वाट्स और स्प्लिट्स भी कर रहा है। बेओम अपने पोते को किसी और से बेहतर जानता था। अभी उसके शरीर के लिए सांस लेना भी मुश्किल था, फिर भी वो नहीं रुक रहा था। गार्ड ने आगे कहा, इतना ही नहीं, वो खाना भी बहुत सारा खा रहा है और एक बार में 1 बाल्टी पानी पी जाता है। ये सुन बेओम चीख पड़ता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बेओम ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि 1 साल पहले अचानक हुगोंग बदल गया था। वो हंसकर हर किसी से बात करता था और अपना हर काम खुशी से कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो फिर से एक नई जिंदगी शुरू कर रहा है। लोग उससे खुश रहने लगे थे और जब सभी की नजरें उससे हट गईं और लोग उस पर भरोसा करने लगे, तब उसने खुद को फांसी लगा ली। उसके मरने से पहले ही लोगों को पता चल गया और वो बच गया, लेकिन उसकी वो पागलों वाली हंसी आज तक कोई नहीं भूल पाया था। बॉडीगार्ड को लग रहा था कि हुगोंग खुद को इसलिए मजबूत कर रहा है ताकि वो इस बार एक ही झटके में अपनी जान ले सके। इसलिए वो हुगोंग को और अधिक शक्तिशाली होने से रोकना चाहता था। हालांकि बेओम उस पर विश्वास करना चाहता था। उसने साफ देखा था कि जब वो मर रहा था तब उसकी आंखों में जीने की चाह थी।
इसीलिए बेओम फैसला करता है कि वो डर की वजह से अपने पोते को मजबूत होने से नहीं रोकेगा। वो खुद उससे बात करना चाहता था, इसलिए उसने उसे बुलावा भेजा। अगले सीन में हुगोंग बेओम के पास आता है। बेओम उससे उसकी याददाश्त के बारे में पूछता है कि क्या उसे कुछ याद आया। हुगोंग मना कर देता है। उसका पूरा शरीर कमजोरी से कांप रहा था। हुगोंग पूछता है, क्या कुछ हुआ है? वो अपने पैरों को फैलाए हुए खड़ा था। बेओम पूछता है, क्या तुम अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हो? हुगोंग हाँ कहता है। वो अपना एक भी पल बर्बाद नहीं करना चाहता था। बेओम को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस हालत में भी ये सब कैसे कर पा रहा है। हुगोंग का शरीर अभी अधमरे जैसा था, लेकिन वह अपना सर्वश्रेष्ठ बेस्ट दे रहा था। बेओम उसके इरादों के बारे में पूछता है कि वो आगे क्या करेगा। हुगोंग धीरे धीरे सुधार करने की बात करता है और कहता है कि अभी बहुत सी चीजें हैं जो वो नहीं जानता और उसके पास करने के लिए बहुत कुछ है। हुगोंग जानता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। अचानक वो बेओम से कहता है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, होंग मर चुका है। ये सुनकर बेओम चौंक जाता है। हुगोंग आगे कहता है, आप लोगों का पुराना होंग मर चुका है। उसका मतलब था कि अब किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं कि वो दोबारा खुदकुशी करेगा। बेओम पूछता है, तो फिर तुम कौन हो? हुगोंग हंसते हुए कहता है, मैं हूँ इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। बेओम को लगता है कि हुगोंग शायद पागल हो गया है। रात के समय एक शराब की दुकान में बेओम के दोनों यंग मास्टर शराब पी रहे थे। मांग अपने बड़े भाई यूं से कहता है, ये आखिरी कप होगा, चलिए घर चलते हैं, बहुत रात हो गई है। यूं उसे बकवास बंद करने को कहता है। यूं पूछता है, तुम आजकल सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि हुगोंग ने अपनी याददाश्त खो दी है और वो खुद को सुधारने की कोशिश कर रहा है? क्या तुम्हें उसकी वो हंसी याद नहीं? मांग को लग रहा था कि शायद इस बार वो गंभीर है, क्योंकि उनके दादाजी बेओम ने भी यही कहा था। यूं को लगा कि मांग सिर्फ चापलूसी करने के लिए हुगोंग के पास जा रहा है। यूं गुस्से में कहता है, उसे दानव डीमन बने हुए बहुत समय हो गया है, मुझे नहीं लगता कि वह बदलेगा। उसकी वजह से हम लगभग अपने दादाजी को खो ही चुके थे। उसकी मौत से ही सभी खुश रह पाएंगे। ये सुनकर मांग उदास हो गया। उसे खुश करने के लिए यूं कहता है, चलो कहीं और चलकर मूड फ्रेश करते हैं। मांग यूं का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, गुस्सा होने के बजाय आप बड़े भाई से बात क्यों नहीं करते? ये सुनते ही यूं गुस्से से कांपने लगता है, टेबल फेंक देता है और मांग का कॉलर पकड़कर कहता है, दोबारा मेरे सामने उसकी बात मत करना, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। वहां मौजूद एक अन्य व्यक्ति यूं को चुपचाप पीने की सलाह देता है और उस पर हमला कर देता है। नशे में होने के बावजूद यूं आसानी से बच जाता है और उस बंदे के सिर पर वार कर उसे एक ही बार में नॉकआउट कर देता है। मांग कहता है, आप बड़े भाई से डरते हैं। उसे लग रहा था कि यूं सिर्फ दिखावा कर रहा है और उसमें हुगोंग का सामना करने की हिम्मत नहीं है। यूं फिर से उसका कॉलर पकड़ता है और गुस्से में चिल्लाता है, तुम्हें लगता है मैं उससे डरता हूँ? ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं उसका मुखौटा उतार कर रहूंगा। यह कहकर वह वहां से निकल जाता है। दूसरी ओर हुगोंग पुशअप्स और सिटअप्स कर रहा था और सॉन्ग गिनती कर रही थी। अब हुगोंग की हालत पहले से बहुत बेहतर थी। जहां उसे चलने में दिक्कत होती थी, अब वो कुछ दूरी तक आसानी से भाग सकता था और 8 मिनट तक हॉर्स स्टेंस में खड़ा रह सकता था। सॉन्ग उसे डंडे से मारकर अभ्यास करा रही थी, जिससे वो आसानी से बच रहा था। हुगोंग थक गया था और सॉन्ग से आराम करने के लिए कह रहा था, लेकिन सॉन्ग को लग रहा था कि वो उसकी बहुत परवाह करता है। सॉन्ग भावुक हो गई और उसे इस ट्रेनिंग में इतना मजा आ रहा था कि वो सारी रात मदद कर सकती थी। हुगोंग जैसे तैसे 10 रेप्स पूरे करता है और जमीन पर लेट जाता है, लेकिन वो रुकना नहीं चाहता था, इसलिए उठने की कोशिश करता है। सॉन्ग समझ जाती है कि अब उसे सर के बल खड़ा होना है, इसलिए वह उसके पैरों को पकड़कर मदद करती है। तभी हुगोंग किसी को आते हुए देखता है और सॉन्ग को पैर छोड़ने को कहता है। आने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि यूं था। यूं नशे में टल्ली था। अरे तुम ये क्या पागलपन कर रहे हो? एक पुरुष और एक महिला आधी रात को अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं। हुगोंग उसे देखकर समझ जाता है कि ये उसका ही भाई यूं है। उसके अलावा किसी में भी ऐसा कहने की हिम्मत नहीं थी। यूं हुगोंग को गाली देते हुए उसकी ओर बढ़ रहा था, जिसे सुनकर हुगोंग को ये एक अच्छा मौका लगता है। वो उसकी इन्हीं हरकतों को लेकर परेशान था। अब उसे बहाना मिल गया था जिससे वो यूं को पीट पाएगा। सॉन्ग उसके कान में फुसफुसाते हुए कहती है, ये आपके छोटे भाई हैं। जिसे सुनकर वो नाटक करते हुए जोर से चिल्लाकर कहता है, क्या ये मेरा छोटा भाई है? उसकी हिम्मत कैसे हुई शराब पीकर मुझे गाली देने की? शराबी कहीं का। जिसे सुनकर सॉन्ग डर जाती है। आप बहुत जोर से बोल रहे हैं। शराबी सुनकर यूं को गुस्सा आ जाता है। हुगोंग कहता है, शराबी को शराबी नहीं तो और क्या कहूं?
मैं जानता हूँ आजकल शराब पीना आम बात है, लेकिन मेरा भाई भी उन शराबियों में से एक होगा, मुझे ये नहीं मालूम था। ये कितना पैथेटिक है। जिसे सुनकर यूं हंसने लगा था, क्योंकि वो खुद सबसे बड़ा पैथेटिक है और दूसरे को पैथेटिक कह रहा है। यूं को लग रहा था कि हु गोंग ने इतनी बार मारने की कोशिश की है कि शायद अब यमराज भी उसका दोस्त बन गया होगा। यूं कहता है, भले ही आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिखावा करना बंद कर दीजिए सर, आपका समय ही बर्बाद होगा। यूं को लग रहा था शायद ये भी उसे मारने का कोई प्लान होगा। वो कहता है, आप जानते हैं लोग आपसे क्या चाहते हैं। अब बस जल्दी से मर जाइए, तुम्हें तो शर्म से मर जाना चाहिए था। हु गोंग कहता है, लगता है तुमने अभी तक मेरे बारे में सुना नहीं। वो सोंग से एक लकड़ी लाने को कहता है। सोंग हैरान थी, पर चेहरा देख समझ गई कि वो मजाक नहीं कर रहा। वो लकड़ी ले आती है। हु गोंग उस लकड़ी को घुमा रहा था। दुनिया के लिए ये मामूली लकड़ी है, लेकिन दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी के हाथों में ये लोहे के डंडे की तरह थी। वह कहता है, एक साधारण कुत्ते को आराम से धो सकता हूँ। लकड़ी देखकर यूं डर जाता है। हु गोंग उसे फाइट के लिए उकसाने लगता है। सोंग उसे रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि यूं ने मार्शल आर्ट सीखा था। हु गोंग जानता था कि बॉडीगार्ड्स छुपे हैं, इसलिए वो चेतावनी देता है, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। यूं ही सबसे पहले हमला करता है। हु गोंग उसके बाजू पर अटैक करता है। हमला इतना तेज था कि यूं देख भी नहीं पाता और सीधा हिट होकर दूर जा गिरता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये संयोग था या कुछ और। हु गोंग कहता है, मुझे बड़ा भाई कहो। यूं हंसते हुए कहता है, जरूर मैं तुम्हें इसी नाम से बुलाऊंगा, बस्टर्ड बिग ब्रदर। तुम्हें बड़ा भाई कहने से अच्छा है मैं मरना पसंद करूंगा। हु गोंग कहता है, लगता है तुम अभी भी होश में नहीं हो, और वो उसे पीटने लगता है। यूं भी समझ गया कि ये संयोग नहीं था, उसका अटैक सच में फास्ट था। वो सोचता है कि जो कुछ समय पहले जिंदा लाश था, वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। यूं अपनी ओरा एक्टिवेट करके हमला करता है, पर हु गोंग बच जाता है। हु गोंग सोचता है, जब सीधी उंगली से घी न निकले तब उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। अब इसे जगाने के लिए दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। और इस बार उसका एम यूं के अंडे थे। वो वहां हमला कर देता है, जिसे उसके अंडे फूट जाते हैं और वो दर्द के मारे छटपटाने लगता है। ये देखकर तो मोंग के अंडों में भी दर्द हो रहा था। सोंग पीछे से हु गोंग को पकड़ लेती है। अंत में यूं अपनी प्राइड साइड में रखकर कहता है, बड़े भाई। वो माफी मांगने लगता है। यूं को दादाजी की बात याद आती है कि हु गोंग खुद को सबसे ताकतवर समझता है, तो यूं उसे कहता है, आप दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी हैं। हु गोंग उसे घोड़ी बनने को कहता है। यूं कहता है वो बस 5 बार मार खा सकता है, पर हु गोंग 7 बार मारने की बात कहता है। जंगल में यूं की आवाज गूंज जाती है। अगले दिन यूं बिस्तर पर पेट के बल लेटा था। वो सोचता है कि बचपन में वो जिस भाई का सम्मान करता था, आज उससे कितनी नफरत करता है। वो हैरान था कि एक निष्क्रिय व्यक्ति ने उसे कैसे पीट दिया। तभी मोंग आता है और रोते हुए कहता है, भाई मैं बहुत मूर्ख हूँ। मुझे लगा आप जानबूझकर मार खा रहे थे ताकि हु गोंग का हौसला बढ़ सके। यूं कहता है, मैं उसे खुद को मारने क्यों दूंगा। उसकी मूवमेंट्स दूसरों से बिल्कुल अलग थी। मोंग पूछता है, अब आपके अंडे कैसे हैं? मुझे भी दर्द महसूस हो रहा था। फिर मोंग कहता है, भाई मैं तुम्हारा बदला लूंगा। अगले दिन हु गोंग ट्रेनिंग कर रहा था और सोच रहा था कि उसकी आत्मा और शरीर का तालमेल सही नहीं बैठ रहा। तभी मोंग गुस्से में दरवाजा खोलकर आता है और गाली देते हुए कहता है, एक बड़ा भाई तुम्हारे जैसा नहीं होता। जब उसने खुद को सरेंडर कर दिया तब तुमने उसके अंडे पर क्यों वार किया। मांग हमला करने ही वाला था कि तभी यूं बीच में कूद पड़ता है। वो मांग के सिर पर हल्का सा वार करते हुए कहता है, न्याय करने का ठेका तुमने नहीं ले रखा है। उन दोनों को एक साथ देखकर सोंग घबरा जाती है। उसे लगता है कि ये दोनों मिलकर हु गोंग पर हमला करने आए हैं। यूं आगे बढ़कर हु गोंग को घूरता है और शांत स्वर में कहता है, मैं बस ये देखने आया था कि आप कैसे हैं। हु गोंग हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, मैं ठीक हूँ। तुम्हें देखकर लगता है अब तुम भी पूरी तरह ठीक हो गए हो। यूं हंस पड़ता है। असल में वो हु गोंग को किसी और जगह ले जाना चाहता था। अगला सीन, कमरे में बेओम बैठा हुआ था। यूं और हु गोंग उसके पास जाते हैं। हु गोंग की नजर बिस्तर पर लेटे एक व्यक्ति पर पड़ती है। वो कोई और नहीं बल्कि अंकल कंग थे। यूं बेओम को हल्के से घूरता है। कंग धीमी आवाज में कहता है, मुझे नहीं लगा था कि इस हालत में मैं तुमसे मिल पाऊंगा, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि अब तुम पूरी तरह ठीक हो। अंकल की हालत देखकर हु गोंग समझ जाता है कि यही वजह थी कि वे उससे मिलने नहीं आ पाए थे। कंग बहुत खुश था। वह हु गोंग का हाथ पकड़ लेता है। उसके हाथों में जरा भी जान नहीं थी।
ये बात हुगोंग तुरंत नोटिस कर लेता है। हुगोंग कहता है, आपको खुश देखकर मुझे भी खुशी हो रही है। फिर वो हिम्मत करके पूछता है, क्या आप बीमार हैं? मुझे कुछ भी याद नहीं है, मेरी याददाश्त चली गई है। कंग नजरें चुराते हुए जवाब देता है, यह कोई बीमारी नहीं है, बस दिल की थोड़ी तकलीफ है, समय के साथ ठीक हो जाएगी। हुगोंग समझ जाता है कि वो कुछ छिपा रहा है और उसे डर भी लग रहा है। उसे लगता है कि उनके दिल के दर्द की वजह यूं है। हुगोंग ये बात पूछ ही लेता है। कंग हंसते हुए कहता है, तुम सही कह रहे हो, वो दिन रात शराब पीता है, भला मुझे चिंता क्यों न हो। अगर आगे से वो पीकर आए तो तुम ही उसे सबक सिखाना। हुगोंग हामी भर देता है। फिर वो वहां से जाने की इजाजत मांगता है। बालकनी का सीन। हुगोंग अपने कमरे की ओर जा रहा था। यूं भी उसके साथ जाना चाहता था और हुगोंग मान जाता है। बालकनी में खड़े होकर हुगोंग को अंकल कंग से मिलने के बाद थोड़ा आत्मविश्वास मिला था। जैसा उसने सोचा था, चेओन्हवा परिवार की सारी मुसीबतों की जड़ हैंग ही था। लेकिन एक बात अजीब थी, कंग ने उससे ठीक से नजरें नहीं मिलाईं। और सिर्फ कंग ही नहीं, इस घर के ज्यादातर लोग उससे बात करने से डर रहे थे। हुगोंग सोचता है, आखिर हैंग और चेओन्हवा परिवार के साथ क्या हुआ था। अगर उसे सच्चाई पता चल जाए तो शायद बियोम हैंग की यादें भी वापस आ सकें। यूं उससे पूछता है, आप इतने सीरियस क्यों हैं? हुगोंग बात टाल देता है। तब यूं उसके बचपन के बारे में पूछता है, क्या आपको अपने बचपन की कोई याद है? हुगोंग मना कर देता है। यूं बताता है, जब आप छोटे थे तो आपके मन में हमेशा अजीब अजीब बातें चलती रहती थीं। आप ज्यादातर लाइब्रेरी में ही रहते थे। आप और मांग अक्सर स्टडी रूम में मिलते थे, लेकिन आप हमेशा हमें वहां जाने से मना करते थे। यूं खुश होता है कि अब खुलकर बातें हो पा रही हैं। स्टडी रूम का नाम सुनते ही हुगोंग की आंखों में चमक आ जाती है। उसे यकीन हो जाता है उसके सारे जवाब वहीं मिलेंगे। वो यूं को धन्यवाद कहता है और स्टडी रूम की ओर बढ़ जाता है। यूं घबरा जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। दूसरी ओर बेओम और कंग बात कर रहे थे। कंग पूछता है, क्या आपको हुगोंग पर भरोसा है? बेओम जवाब देता है, हाँ, वो पहले से बहुत बदल चुका है। वह कंग से अतीत भूलकर नए सिरे से शुरुआत करने को कहता है। कंग सीने पर हाथ रखकर रोने लगता है। उसे लगता है जैसे सालों पुराना बोझ उसके दिल से उतर गया हो। लेकिन उसके मन में एक डर भी था, काश हैंग की याददाश्त कभी वापस ना आए। तभी यूं दौड़ता हुआ आता है, दादाजी, हम मुसीबत में हैं। हुगोंग अपनी यादों के सुराग ढूंढने स्टडी रूम में चला गया है। ये सुनकर दोनों चौंक जाते हैं। स्टडी रूम का सीन। हुगोंग वहां पहुंच चुका था। उसे यकीन था कि यहां उसे हैंग के बारे में कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। कमरे में चारों ओर धूल जमी थी, लगता था बहुत समय से कोई यहां आया नहीं था। तभी उसकी नजर एक किताब पर पड़ती है। किताब पर लिखा था विंटर। वो किताब उठाता है। उस पर कम धूल थी। हुगोंग समझ जाता है इसे हाल ही में किसी ने इस्तेमाल किया था। किताब के अंदर से कुछ खत गिरते हैं। उन पर अलग अलग तारीखें थीं, लेकिन लिखने वाला एक ही इंसान था, जो यांग। हुगोंग को उस पर शक होने लगता है। उसे लगता है कि सोल स्विच के पीछे हैंग और जो यांग दोनों का हाथ हो सकता है। वो खत अपने पास रख लेता है और किताब को वापस रखने लगता है। तभी बुक स्टैंड हिल जाता है। अचानक एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है। हुगोंग समझ जाता है किताब को सीधा रखना ही इस फॉर्मेशन की चाबी थी। चारों तरफ रोशनी फैल जाती है और वो सीधे सर्दियों के एक पुराने समय में पहुंच जाता है। वहां सच में बहुत ठंड थी। हुगोंग देखता है छोटा हैंग बर्फ में खेल रहा था। उसने दस्ताने नहीं पहने थे, उसके हाथ लाल हो चुके थे। तभी उसकी मां आती है। वो कहती है, हाथ दिखाओ। हाथ देखकर वो परेशान हो जाती है और उसे अंदर चलने को कहती है। हैंग शर्माते हुए कहता है, मैं ठीक हूं। एक मर्द के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी मां हंसते हुए जवाब देती है, मर्द होने से कोई पत्थर नहीं बन जाता, और मैं तुमसे बेहतर जानती हूं कि तुम कितने नाजुक हो। ये कहकर वो अपने दस्ताने उतारकर हैंग को पहना देती है। हैंग मां की चिंता करने लगता है। मां मुस्कुराकर कहती है, अगर मेरी इतनी फिक्र है तो जल्दी स्नोमैन पूरा कर लो, फिर हम साथ अंदर चलेंगे। हैंग ने बर्फ से अपना पूरा परिवार बनाया था। मां ये बात पिता को बताने जाती है। हैंग शर्माकर उसे रोकने की कोशिश करता है। उनके जाने के बाद हुगोंग वहां खड़ा यह सब देखता है। हैंग की बनाई हुई फैमिली देखकर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। फिर समय बदलता है। अब ब्लॉसम का मौसम था। हैंग के माता पिता बैठे बात कर रहे थे। उसकी मां बीमार थी और तभी हुगोंग वहां पहुंचता है। हांग की मां लगातार खांस रही थी। उनका शरीर जर्जर हो चुका था और अब उनके पास अधिक समय शेष नहीं था। हांग के पिता एक समर्पित पति की तरह उनकी देखभाल कर रहे थे। वे दोनों आपस में हंसकर बातें कर रहे थे
कि तभी वहां होंग आया। उसे देखते ही पिता ने उसे अपने पास बुलाया। होंग भली भांति जानता था कि उसकी मां अब ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। ये सोचकर वो भावुक हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे देखकर हु गोंग की आंखों में भी आंसू भर आए। आत्मा हु गोंग की थी, लेकिन शरीर हांग का, इसलिए दर्द दोनों को महसूस हो रहा था। जल्द ही वो दुखद समय भी आ गया। हांग की मां का देहांत हो गया। उनके निधन के ठीक 10 दिन बाद उसके पिता ने भी दम तोड़ दिया। इस दोहरे आघात ने बेओम को पूरी तरह तोड़ दिया। इतने कम समय में वो शोक के कारण बहुत वृद्ध दिखने लगा था। पत्नी की मृत्यु ने उन्हें गहरा मानसिक आघात पहुंचाया था। मरते समय वे हांग के लिए एक माफीनामा पत्र छोड़ गए थे। इस दुनिया में अब हांग बिल्कुल अकेला रह गया था। इस सदमे ने उसे सुन्न कर दिया था। जब यू ने हांग का चेहरा देखा तो वो भी डर गया, क्योंकि हांग का चेहरा भावनाओं से पूरी तरह खाली, इमोशनलेस हो चुका था। एक दिन जब हांग अपने माता पिता की कब्र के पास गया तो उसे उनकी एक बात याद आई। वे अक्सर कहा करते थे कि जब चेरी ब्लॉसम खिलेंगे तब हम सब एक साथ उन्हें देखने आएंगे, लेकिन अब हांग वहां अकेला था। उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। हताशा में हांग ने अपने पास से एक खंजर निकाला और अपनी जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन सही समय पर यू ने उसे धक्का दे दिया, जिससे खंजर हांग के गले पर केवल एक कट लगाकर रह गया। उसकी जान तो बच गई, लेकिन वो अपने होश में नहीं था। उसके मन में बस एक ही धुन सवार थी, किसी भी तरह अपने माता पिता के पास पहुंचना। तभी वो भ्रम, इल्यूजन समाप्त हुआ। हांग की इस दर्दनाक कहानी को देख रहे हूं, गोंग की आंखों में आंसू थे। अब उसे सब कुछ याद आ चुका था। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि बाहर सभी लोग उसके लिए बेहद परेशान थे। जब वो उठने लगा तो उपस्थित लोगों की आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था। उन्हें डर था कि कहीं हु गोंग फिर से अपनी जान लेने की कोशिश न करे। महल के तनावपूर्ण माहौल को देखकर हु गोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आज सब लोग यहाँ पढ़ाई करने आए हैं। ये सुनकर मांग हंसने लगा। हु गोंग को बेहोश देखकर वे सभी डरे हुए थे। बेओम ने घबराते हुए पूछा, क्या तुम ठीक हो? हु गोंग ने वहां जो कुछ भी देखा था वो सब सच सच बता दिया, कैसे उसने फॉर्मेशन बनाया और अतीत की किन यादों से उसका सामना हुआ। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था, लेकिन कुछ ही देर में उसकी याददाश्त पूरी तरह स्थिर हो गई। उसकी बातें सुनकर सबकी फिक्र और बढ़ गई। हु गोंग ने सबका नाम लेते हुए उन्हें आश्वस्त किया, आप सब मेरी चिंता मत करें, मैं ठीक हूँ। उनकी ओर हाथ बढ़ाते हुए उसने दृढ़ता से कहा, मैं फिर कभी ऐसा आत्मघाती कदम नहीं उठाऊंगा। ये सुनकर पहले तो लोग स्तब्ध रह गए, फिर भावुक हो गए। मांग और सोंग तो उसे पकड़कर रोने लगे। हु गोंग इस स्थिति से थोड़ा असहज हो गया और उन्हें खुद से हटाने की कोशिश करने लगा। अगले दिन जब हु गोंग उठा तो उसे लंबे समय बाद एक सुकून भरी नींद आई थी। वो तरोताजा महसूस कर रहा था और उसका दिमाग एकदम शांत था। उसके मन ने कहा, शायद अब मैं वो काम कर सकता हूँ। वो अपनी कल्टीवेशन साधना फिर से शुरू करने की बात कर रहा था। उसने खिड़की खोली और बॉडीगार्ड से कहा, मैं अब साधना करने जा रहा हूँ। जब तक मैं खुद बाहर ना आऊं किसी को भी अंदर मत आने देना। बॉडीगार्ड उसकी बात मान गया। खिड़की बंद करते हुए हूं गोंग एक बात अच्छे से जानता था, लोग अभी उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते। उसे उनका विश्वास धीरे धीरे जीतना होगा। इसके लिए सबसे जरूरी था कि वो अपनी कल्टीवेशन की शक्तियों को वापस प्राप्त रिस्टोर करे। वो ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। अब जबकि उसके पास हांग की यादें और अपनी चेतना दोनों थीं, उसका शरीर पूरी तरह स्थिर हो चुका था। हु गोंग का ऊर्जा केंद्र डांशियन खुल गया था और आंतरिक ऊर्जा का ढांचा तैयार था। उसे एक और बात का एहसास हुआ, इस सोल स्विच आत्माओं की अदला बदली के पीछे हांग का कोई हाथ नहीं था। उसे इस घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं था। हालांकि जू यांग के साथ हांग के पत्र विवादित थे, लेकिन उनका इस घटना से कोई संबंध नहीं था। यह निश्चित रूप से किसी बाहरी ताकत का काम था। हु गोंग ने तय किया कि वो जल्द से जल्द अपने पुराने स्तर पर वापस लौटेगा। उसने मन ही मन सोचा, मैं इस रास्ते पर पहले भी चल चुका हूं। मुझे 5 से 10 साल के भीतर अपनी खोई हुई शक्ति पुनः प्राप्त कर लेनी चाहिए। औषधियों और जड़ी बूटियों की मदद से मैं इसे और भी तेजी से कर पाऊंगा। चियोनवा अभिलेखागार शक्ति संवर्धन के लिए एक आदर्श स्थान था। इसे एक अभेद्य किले के रूप में जाना जाता था, जो पूरे पहाड़ को अपने घेरे में लिए हुए था। यहाँ की सुरक्षा और संसाधन अद्भुत थे। हु गोंग ने तय किया कि वह इन सभी संसाधनों का लाभ उठाएगा। उसने खुद से कहा, का इरादा केवल मास्टर होंग बनकर जीने का नहीं है। लोग चाहे जो कहें, मैं हु गोंग हूं। बाहर खड़े लोग छिपकर हु गोंग को साधना करते देख रहे थे। बेओम ने गौर किया कि हु गोंग का चेहरा चमक रहा था। उसकी त्वचा, जो पहले बेजान थी, अब किसी स्त्री से भी अधिक स्पष्ट और दीप्तिमान नजर आ रही थी। अचानक आए इस बदलाव से बेओम चिंतित थे।
तभी मांग ने फुसफुसाते हुए कहा, आप बहुत जोर से बोल रहे हैं। इसी बीच यूं को अचानक छींक आ गई, जिससे सबका ध्यान उसकी ओर गया। यूं बेशर्मों की तरह हंसने लगा। शोर सुनकर हु गोंग ने खिड़की खोली और बेओम व कांग का अभिवादन किया। बेओम ने फिक्र के साथ पूछा, मेरे बच्चे, तुम बिना खाए पिए घंटों से ध्यान लगा रहे हो, क्या तुम सच में ठीक हो? हुगोंग समझ गया कि कल के वाकये के बाद भी उन्हें उस पर भरोसा नहीं हो रहा है। उसने अभ्यास जारी रखते हुए कहा, मुझे मेरी सारी यादें मिल गई हैं, लेकिन अब मैं बदल चुका हूं। बेओम उसकी बात तो समझ रहे थे, लेकिन अतीत के घाव अभी भरे नहीं थे। हुगोंग ने उन्हें आश्वस्त रहने को कहा। उसकी परिपक्व बातें सुनकर सभी भावुक होकर एक दूसरे को पकड़कर रोने लगे। हुगोंग असमंजस में था कि वो उन्हें चुप कराए या खुद भी उनके साथ शामिल हो जाए। खिड़की से बाहर देखते हुए उसने सोचा, हांग की यादों और चेओनहवा अभिलेखागार की भव्यता को देखकर मैं समझ पा रहा हूं कि इसे 3 महान संग्रहों में से एक क्यों कहा जाता है। यहाँ एक साथ 100 से अधिक फॉर्मेशन काम कर रहे हैं। उसने तय किया कि वह अपनी बुद्धि और इस ज्ञान का पूरा उपयोग करेगा। उसने अपने दादा बेओम को अंदर बुलाया, क्योंकि उसे कुछ जरूरी बात करनी थी। उसने मन ही मन संकल्प लिया, हांग की निराशा के कारण चेओनहवा अभिलेखागार कई जगहों से खंडहर बन चुका है। मैं हर सड़ी हुई जड़ को उखाड़ फेंकूंगा और शीर्ष पर अपना स्थान पुनः प्राप्त करूंगा। हुगोंग ने बेओम से आध्यात्मिक औषधियों, स्पिरिचुअल मेडिसिन के बारे में बात की, जिसे सुनकर बेओम चौंक गए। अब जबकि हुगोंग का शरीर और मन दोनों मजबूत हो गए थे, वो अपनी प्रोग्रेस को तेज करना चाहता था। बेओम उसकी बात मान गए और हुगोंग को चिंता न करने के लिए कहते हुए बोले, फिलहाल आप हमारे भंडार में मौजूद जंगली जिनसेंग और फोटी की जड़ें ले सकते हैं। वे लगभग 100 साल पुरानी हैं, इसलिए साधना के लिए बिल्कुल ठीक रहेंगी। मैं स्वयं इनकी जांच करूंगा और केवल सर्वोत्तम औषधियां ही भेजूंगा। बस आप प्रतीक्षा कीजिए। यह कहकर बेओम वहां से चले गए। उन्हें विदा करने के लिए हुगोंग भी बाहर आया था। तभी उसने वहां खड़े यूं और मांग से पूछा, वैसे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? यह सुनकर वे दोनों घबरा गए। हुगोंग ने उन्हें आदेश दिया, मैं चाहता हूं कि तुम 3 दिन के भीतर इस अभिलेखागार आर्काइव्स की वर्तमान स्थिति पर एक पूरी रिपोर्ट तैयार करो। इसमें न केवल आंतरिक मामले, बल्कि बाहरी व्यवसाय और आसपास के प्रमुख परिवार भी शामिल होने चाहिए। यू ने बीच में टोकते हुए कहा, इसकी आवश्यकता नहीं होगी। मुख्य निरीक्षक, चीफ इंस्पेक्टर फिलहाल बाहरी मामलों को संभालने के लिए बाहर हैं। जब वे 10 दिनों में वापस आएंगे तो आपको स्वाभाविक रूप से सूचित कर दिया जाएगा। ये सुनकर हुगोंग मन ही मन सोचने लगा। होंग की यादों के अनुसार क्वाकडो ने चेओनहवा अभिलेखागार को तब भी संभाले रखा था जब मुखिया और प्रत्यक्ष वंश बिखर रहे थे। वो भरोसेमंद था, लेकिन ये भरोसा अब कुछ ज्यादा ही लग रहा है। क्या यूं को, जो इस परिवार का दूसरा छोटा मालिक कहलाता है, अपनी संपत्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं है? यू ने आगे कहा, अगर आपको आपत्ति न हो तो मैं आपके साथ अभ्यास करना चाहूंगा। ऐसा लगता है कि आप मानसिक कल्पना के माध्यम से मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे हैं, और मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि आप कितने मजबूत हो गए हैं। हुगोंग ने एक डंडा पकड़ा और कहा, यूं नीचे झुको। यू ने वैसा ही किया। हुगोंग ने उसे डंडे से पीटते हुए कड़क कर पूछा, चेओनहवा अभिलेखागार का मालिक कौन है? तुम या मुख्य निरीक्षक? क्या तुमने इतनी ज्यादा शराब पी ली है कि तुम ये भी भूल गए कि मुखिया कौन है? यू मार खाते हुए चिल्लाया, मैं आपको रिपोर्ट दे दूंगा। कृपया मुझे छोड़ दें। उसे पिटते देख मांग कांपने लगा। हुगोंग ने यूं को वहां से जाने को कहा। यूं अपनी चोट संभालते हुए वहां से भाग निकला। फिर हुगोंग ने मांग का नाम लिया, जिसे सुनकर मांग पूरी तरह डर गया। हुगोंग ने उससे कहा, तुमने बचपन से ही यंत्रों और संरचनाओं फॉर्मेशंस में असाधारण प्रतिभा दिखाई है। तो मुझे बताओ, हमारे घर में कितनी फॉर्मेशन स्थापित हैं? मांग पसीने से भीग गया और बोला, अगर हम यंत्रों को भी गिन लें तो उनकी संख्या 100 से अधिक हो सकती है। हुगोंग ने उसे भी नीचे झुकने को कहा। यह सुनकर मांग ने हुगोंग के पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बेहतर करने की कोशिश करूंगा। हुगोंग ने तंज कसते हुए कहा, तो हमारा सबसे छोटा बच्चा अब तक केवल अपने नंचक से खेलने में व्यस्त रहा है? अब नीचे झुको। उसे पीटते हुए हुगोंग ने कहा, यहाँ 124 फॉर्मेशन है। भले ही तुम सबसे छोटे हो, पर परिवार में तुम्हारी इतनी कम दिलचस्पी कैसे हो सकती है? तुम अपने उस प्रतिभाशाली दिमाग का इस्तेमाल किस लिए करते हो? उसे मार खाता देख सॉन्ग डर गई। उसे लग रहा था कि अब उसकी बारी है। हुगोंग ने मांग को 3 दिन का समय दिया और कहा, आवश्यक लोगों को चुनो और मुख्य भवन के अंदर और बाहर की सभी फॉर्मेशन और मैकेनिज्म का निरीक्षण करो। यदि मरम्मत की आवश्यकता हो तो उसे तुरंत करवाओ। साथ ही ये भी जांचो कि उनमें कोई बदलाव तो नहीं किया गया है। मांग रोते हुए मान गया। इसके बाद हुगोंग ने सॉन्ग को कलम और कागज लाने को कहा।
अगले दृश्य में हु गोंग मजे से चाय पीते हुए सोंग को पत्र लिखवा रहा था। उसने सोंग से जू यांग को खत लिखने को कहा। सोंग ने आपत्ति जताई, लिखावट अलग है, आपको खुद लिखना चाहिए। वो मेरी लिखावट पर भरोसा नहीं करेंगे। हु गोंग की अपनी लिखावट भी हांग से अलग थी। उसने नकल करने की कोशिश की थी, पर लिखावट उंगलियों के निशान की तरह होती है, जिसकी नकल करने की एक सीमा होती है। हु गोंग ने बहाना बनाते हुए कहा, जैसा कि मैंने कहा, मैं तुम्हारी लिखावट देखना चाहता हूं। यह संदेश केवल जू यांग को चेओन्हवा अभिलेखागार में आने का निमंत्रण है। यह सुनकर सोंग खुश हो गई। उसे जू यांग बहुत वफादार और आकर्षक लगते थे। हु गोंग ने चिढ़कर मन में कहा, आकर्षक, मेरे पैर के बराबर, माय फुट। वो समझ गया था कि जू यांग के बारे में सोंग का नजरिया गलत है। दृश्य परिवर्तन। एक अज्ञात व्यक्ति कह रहा था, क्या चेओन्हवा परिवार के मुखिया ब्योम में कोई बदलाव आया है? लगता है तुम दोनों को अभी कुछ पता नहीं है। वो नहीं बदलेगा, ये शायद उसका एक और नाटक है। मैंने बहुत लंबा इंतजार किया और अब मैं ऊब गया हूँ। हमें उसे तोड़ दे। दृश्य में हु गोंग कल्टीवेशन साधना कर रहा था, तभी उसे एक असहनीय बदबू आने लगी। उसे याद आया कि उसके पिछले जीवन में उसने इससे भी भयानक गंध सूंघी थी, चाहे वो कैफोंग संप्रदाय के भिखारी हों या कोई सड़ता हुआ अपराधी। लेकिन इस दूषित हवा में ध्यान लगाना असंभव था। हु गोंग ने एक नई रक्षात्मक तकनीक सीखी थी, जिसका नाम था कंप्लीट सर्क्यूलेंस। यह तकनीक मेरिडियन ऊर्जा वाहिकाओं के प्रवाह को सक्रिय कर देती है। जब तक ये सक्रिय रहती है, उपयोगकर्ता प्रेशर पॉइंट हमलों से सुरक्षित रहता है और दुश्मन के असावधान होते ही पलटवार कर सकता है। फिलहाल हु गोंग इस तकनीक को केवल कुछ ही देर के लिए इस्तेमाल कर सकता था। तभी हु गोंग को एहसास हुआ कि वहां कोई मौजूद है। उसने पूछा, सोंग, क्या तुम हो? सोंग अंदर आते हुए बोली, यंग मास्टर, क्या आपने मुझे बुलाया? सोंग ने दुर्गंध के कारण अपने मुंह को कपड़े से ढक लिया था। हु गोंग ने उससे उस बदबू के बारे में पूछा कि ये कहां से आ रही है। सोंग भी नहीं जानती थी, उसे बस इतना पता था कि ये गंध ब्लू सेक्शन की ओर से आ रही है। हु गोंग उस बदबू का पीछा करते हुए बाहर आ गया। वहां उसे यूं और मांग दिखाई दिए। उसने उनसे इस दुर्गंध का कारण पूछा। यूं ने तुरंत सारा दोष मांग पर मढ़ दिया। उसे लगा कि पूर्वी प्रवेश द्वार के पास सुरक्षा घेरे डिफेंस फॉर्मेशन की मरम्मत करते समय मांग ने वेंटिलेशन सिस्टम के साथ कोई गड़बड़ कर दी है। मांग ने अपनी सफाई देते हुए कसम खाई कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। उसने बताया कि पूर्वी प्रवेश द्वार का उपयोग बहुत कम होता है, लेकिन वहां का डिफेंस फॉर्मेशन टूटा हुआ था। जब वो उसकी जांच कर रहा था और उसमें कुछ बदलाव किए, तभी से ये भयानक बदबू आने लगी। मांग ने कहा, चूंकि हम एक समूह में काम कर रहे थे, मैं ये साबित कर सकता हूं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। कृपया मुझ पर विश्वास करें। हु गोंग जानता था कि मांग झूठ नहीं बोलेगा। फॉर्मेशन के मामले में वो हांग के समान ही प्रतिभाशाली था। वो ये भी समझ गया कि अब गुस्सा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए उसने मांग को समस्या सुलझाने और यूं को उसकी मदद करने का आदेश दिया। इसके बाद हु गोंग तेजी से वहां से निकल गया। यू ने पीछे से पूछा, आप कहां जा रहे हैं? हु गोंग ने चलते हुए कहा, मेरे पास करने के लिए और भी काम है। वह पास की मुख्य सड़क मेन स्ट्रीट पर आ गया। वहां काफी भीड़ थी और महल वाली बदबू वहां तक नहीं पहुंची थी। हु गोंग मार्शल वर्ल्ड की वर्तमान स्थिति और अपनी मृत्यु के बाद मुरिम गठबंधन मुरिम अलायंस के हालातों के बारे में जानना चाहता था। उसने सोचा, मैं इनमें से किसी को नहीं जानता। हांग के अवसाद में डूबने से पहले उसके कुछ मित्र कुलीन परिवारों से थे। मुझे उम्मीद थी कि शायद कोई मिल जाए। वे एक रेस्टोरेंट में आकर बैठ गए। सोंग ने पूछा, उस दुर्गंध के बारे में आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि वहां कोई अजीब घास उग रही है? हु गोंग ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा, पक्का नहीं पता। शायद कुछ अजनबी लोग चुपके से अंदर घुस आए हों। कैफोंग संप्रदाय बेगर सेक्ट के भिखारियों की तरह। सोंग ने कहा, मैंने सुना है कि वे बहुत गंदे रहते हैं। वैसे आपको कैफोंग संप्रदाय के बारे में कैसे पता चला? पास खड़े बॉडीगार्ड भी उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। हु गोंग ने बात संभालते हुए झूठ बोल दिया, मैंने इसके बारे में एक किताब में पढ़ा था। तभी उसकी नजर दो लोगों पर पड़ी, जंग ये, जो येओन्हवा परिवार का दूसरा युवा स्वामी था, और सेओमून हेओन, जो सेओमून परिवार का तीसरा युवा स्वामी था। वे दोनों बैठकर आपस में चर्चा कर रहे थे। हु गोंग के दिमाग में कुछ चल रहा था। हालांकि वे हांग के करीबी नहीं थे, लेकिन मार्शल आर्ट्स की दुनिया की खबरें जानने के लिए वे मददगार साबित हो सकते थे। उसने खुद से कहा, यह बूढ़ा आदमी स्वयं इतना असभ्य नहीं है कि सीधे उनके बीच दखल दे दे। वो सोंग को मुस्कुराते हुए देख रहा था, जिसे सोंग समझ नहीं पा रही थी। तभी अचानक रेस्टोरेंट में एक व्यक्ति चिल्लाया, मेरे सूप में मच्छर गिरा हुआ है। अपने मालिक को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है।
दुकानदार ने झुककर माफी मांगी और हर्जाने के तौर पर शराब की बोतल देने की पेशकश की, लेकिन वो व्यक्ति नहीं माना और 10 सिल्वर यांग की मांग करने लगा। जब दुकानदार ने असमर्थता जताई तो वो व्यक्ति भड़क गया। हु गोंग ने उसे देखकर सोचा, मैं कहीं भी जाऊं मुझे ऐसे नमूने मिल ही जाते हैं। उसने सोंग को उस व्यक्ति से निपटने का इशारा किया। वहां उस आदमी ने अपनी तलवार निकालकर दुकानदार की गर्दन पर रख दी थी। सोंग उसके पास गई और पैसे देते हुए कहा, आप मच्छर वाला सूप पीने के बाद काफी परेशान लग रहे हैं। मेरे गुरु ने आपको ये 10 सिल्वर यांग देने को कहा है। उन्हें भोजन के दौरान कोई भी शोर शराबा पसंद नहीं है। हु गोंग दूर बैठा मजे से खाना खा रहा था। सोंग ने तलवार हटाते हुए कहा, पैसे लो और माफी स्वीकार करो। उस व्यक्ति को लगा कि हु गोंग कमजोर है और उसके बॉडीगार्ड भी कुछ खास नहीं है। उसे गलतफहमी हो गई कि ये लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लालच में आकर उसने सोंग से 30 सिल्वर यांग मांग लिए। सोंग को गुस्सा आ गया, पर खुद को शांत रखते हुए उसने पूछा, क्या तुम कुछ ज्यादा ही लालची नहीं हो रहे? हु गोंग ने सोंग से कहा, तुम क्या सोच रही हो, उसे दे दो। यह सुनकर सोंग ने एक खतरनाक मुस्कान दी और अचानक उस व्यक्ति की गर्दन और हाथ पकड़ लिए। वह व्यक्ति हिल भी नहीं पा रहा था। सोंग ने उसे उठाकर दूर पटक दिया। उसे संभलने का मौका दिए बिना सोंग ने उसे एक जोरदार किक मारी, जिससे वो दीवार तोड़ते हुए बाहर जा गिरा। हु गोंग ने सोंग की प्रशंसा की, शाबाशी दी। सोंग ने दुकानदार को हुए नुकसान के पैसे दिए और वे दोनों वहां से नीचे चले गए। वहां उस शख्स ने अपने और बंदे बुला लिए थे, जिन्हें देखकर सोंग डर जाती है। ये सभी लोग ग्वांगहुई सेक्ट से थे। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे आदमी पर हाथ उठाने की? और बताओ, इसे करने वाला कौन है? हु गोंग, सोंग देख रही है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। जिसे सुनकर सोंग घबरा जाती है। ओह, तो वो हु गोंग का एक सेवक, सर्वेंट था। वो डरते हुए उस शख्स से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर से इस तरह बात करने की? सोंग उस शख्स से वहां से चले जाने को कहती है, इससे पहले कि वो अपना आपा खो दे। ये सुनकर वो शख्स अपने आदमियों को उन पर हमला करने का आदेश देता है, जिसके बाद वहां एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। शोर शराबा सुनकर ऊपरी लोग खिड़की से बाहर देखने लगते हैं। उन लोगों ने हु गोंग को पहचान लिया था। ये तो बेओम फैमिली का यंग मास्टर है। मैदान में सोंग अकेले ही उन गुंडों को बड़ी कुशलता से धूल चटा रही थी। हु गोंग किनारे खड़े होकर उसे देख रहा था। संख्या में कम होने के बावजूद सोंग की मार्शल आर्ट्स की पकड़ लाजवाब थी। 4 अंगरक्षकों की सहायता से वो बिना किसी खरोंच के मामले को सुलझाने ही वाली थी। तभी ऊपर से 2 व्यक्ति नीचे आए। उनमें से दाईं ओर सियोमून परिवार के तीसरे यंग मास्टर सियोमून हेओन थे और उनके साथ येओमवा हाउस के सेकंड यंग मास्टर जांग ये खड़े थे। उन्होंने आते ही हु गोंग का अभिवादन किया। जांग ये ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपने हमें पहचाना? हम बहुत समय बाद मिल रहे हैं। हु गोंग ने सहजता से उत्तर दिया, हाँ हेओन और ये। मेरी तबीयत हाल ही में ठीक हुई है, इसीलिए आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई। आप दोनों को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। हु गोंग ने उन्हें किसी होटल में चलकर बात करने का प्रस्ताव दिया, जिसे उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। उन्होंने साथ खड़ी लड़कियों, सोंग और अन्य से भी चलने को कहा, जिस पर वे मान गईं। उन लड़कियों को अब समझ आया कि ये वही हु गोंग है जो कभी मौत की कगार पर था। वे वास्तव में ये देखना चाहती थीं कि हु गोंग अब किस तरह का व्यक्तित्व बन चुका है। जब हु गोंग सोंग को वहीं छोड़कर जाने लगा तो सोंग का ध्यान भटक गया। इसी मौके का फायदा उठाकर एक शख्स ने पीछे से उस पर हमला कर दिया, जो सीधा सोंग के चेहरे पर लगा। उसे छोड़कर जाता देख सोंग भावुक हो उठी। होटल में खाने पीने का दौर शुरू हुआ। हु गोंग ने उनसे मुरिम अलायंस के लीडर के बारे में पूछा। हेओन ने गंभीरता से कहा, दुनिया लगातार अशांति की ओर बढ़ रही है, लेकिन अभी पूरी तरह अराजकता केओस नहीं फैली है। हर कोई सावधानी बरत रहा है, शायद इसलिए क्योंकि लोग अब भी ये मानने को तैयार नहीं है कि मुरिम गठबंधन का नेता मर चुका है। ऐसा लगता है मानो हु गोंग किसी भी क्षण फिर से प्रकट हो सकता है। ये ने भी सहमति जताते हुए कहा, सच कहूं तो मुझे भी इस पर विश्वास नहीं है। कहा जाता है कि हु गोंग का कौशल स्वर्ग की ऊंचाइयों तक था। यहां तक कि डोमिनिक सेक्ट या उच्च कोटि के घोस्ट सेक्ट भी उसके सामने नहीं टिक सके। हेओन ने हु गोंग की प्रशंसा करते हुए कहा, उसमें एकमात्र कमी उसका छोटा कद था, लेकिन कई लोग कहते हैं कि यही उसका आकर्षण बढ़ाता है। मैं भी उनमें से एक हूं। हु गोंग ने मुस्कुराते हुए उसकी पारखी नजर की तारीफ की, जिससे हेओन शर्मा गया। जाते समय हेओन उदास होकर बोला, क्या तुम अभी जा रहे हो? मैं कल अपनी मां के घर जा रहा हूं। दुख है कि हमें इतनी जल्दी अलग होना पड़ रहा है। हु गोंग ने हंसते हुए कहा, यदि भाग्य ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। ये अंत नहीं है। हु गोंग उन्हें विदा कर चल दिया। पीछे से उसे देखते हुए ये बुदबुदाया,
एक अद्वितीय प्रतिभा, जीनियस वापस आ गई है। जल्द ही चेओन्हवा परिवार के मास्टर बेओम की अफवाहें हर जगह होंगी। हुगोंग के मन में विचार था कि वो इन सभी से अब हेवनली ड्रैगन टूर्नामेंट में मिलेगा। पहुंचकर गोंग ने सॉन्ग से उस अजीब बदबू के बारे में पूछा। सॉन्ग ने अजीब लहजे में कहा, अभी भी हाल वही है और एक बात मैं समझ गई हूँ। हुगोंग उसकी बात का मतलब नहीं समझ पाया। तभी यू ने बताया, बदबू अब कुछ कम हुई है। क्या आपने सुना कि उस फॉर्मेशन से क्या निकला है? वहां से एक अत्यंत घृणित जीव, नास्टी बीस्ट निकला है। हुगोंग ने तुरंत उस हेक्सास्कल को लाने का आदेश दिया। हेक्सास्कल के बारे में तथ्य। यह स्रोत इमुगी वर्ग, एक पौराणिक सर्प जो ड्रैगन बनने की प्रक्रिया में हो से संबंधित है। यह दुनिया के शीर्ष 100 आध्यात्मिक जीवों में गिना जाता है। इसका सिर पीले रंग का षटभुज, हेक्सागोन, और शरीर गहरा लाल है। इसका खून हरे रंग का होता है, जिसे पीने से आंतरिक ऊर्जा, इनर एनर्जी बढ़ती है और जहर के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पैदा होती है। खतरा। इसकी सबसे घातक बात इसकी कल्पना से परे भयानक दुर्गंध है। जो लोग इसका खून जबरदस्ती पीने की कोशिश करते हैं, वे दुर्गंध के कारण उल्टी कर देते हैं। इसका अधिकतम लाभ उठाने के लिए जीवित हेक्सास्कल की खोपड़ी से सीधे खून चूसना पड़ता है। दृश्य ये था कि हुगोंग शांति से हेक्सास्कल का खून चूस रहा था, जबकि बाकी सभी लोग अपनी नाक और मुंह ढककर दूर खड़े उसे हैरानी से देख रहे थे। हुगोंग को हेक्सास्कल का खून चूसते देख डॉक्टर किसी न किसी बहाने वहां से 9-2-11 हो गया। उसे देखकर यूं मांग और सॉन्ग भी बहाने बनाकर वहां से भाग निकले। उन्हें भागते देख बेओम, हुगोंग के शरीर का मूल व्यक्तित्व, उन्हें मन ही मन गालियां देने लगा, तुम लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। हुगोंग ने उस हेक्सास्कल का पूरा रक्त पी लिया। उसकी भयानक बदबू के कारण बेओम को हुगोंग की चिंता होने लगी। जब हुगोंग ने बात करने के लिए मुंह खोला तो ऐसी दुर्गंध निकली कि बेओम भी घबरा गया और ये जानकर खुशी हुई कि तुम ठीक हो कहते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ। असल में हुगोंग को भी उस गंध से तकलीफ हो रही थी। वो इसे एक यातना की तरह सह रहा था, क्योंकि वो जानता था कि यही उसे अगले 5 वर्षों के भीतर अपने मूल स्तर, ओरिजिनल लेवल तक पहुंचाएगा। अब हुगोंग सोचने लगा कि उसे इन 3 सबसे भयानक दुर्गंधों के बारे में कैसे पता चला। हेक्सास्कल, आध्यात्मिक जड़ी बूटियां, स्पिरिचुअल हर्ब्स और विषैले भृंग, पॉइजनस बीटल्स, इन्हें दुनिया की 3 सबसे बड़ी दुर्गंध माना जाता है। लेकिन जब इन तीनों का एक साथ सेवन किया जाता है तो उनसे मिलने वाला लाभ किसी भी साधारण औषधि या गोली से कहीं अधिक होता है। यदि इन तीनों की संयुक्त शक्ति 5 महान आत्मिक प्राणियों के बराबर है तो हुगोंग ने ठान लिया कि वो बाकी 2 चीजें भी हर हाल में हासिल करेगा। हुगोंग ने यूं को अपने पास बुलाया। यूं डरते डरते अंदर आया। उसे लगा कि वो किसी मुसीबत में फंसने वाला है। हुगोंग ने उसे वो हेक्सास्कल थमा दिया। यूं ने घृणा से उसे देखा और पूछा, क्या मैं इसे फेंक दूं? हुगोंग भड़क उठा। मैं इस अनमोल चीज को फेंकने के लिए क्यों कहूंगा? उसने निर्देश दिया कि हेक्सास्कल की त्वचा को 4 दिन धूप में और 7 दिन छाया में सुखाया जाए और फिर उसे कई हिस्सों में बांटकर स्टोर कर लिया जाए। यूं का मन इस काम में बिल्कुल नहीं था, लेकिन हुगोंग के खौफ से उसे ये करना पड़ा। जब हुगोंग ने उससे 5 दिन की उपवास की गोलियां, फास्टिंग पिल्स लाने को कहा तो यूं ने सवाल पूछना चाहा, लेकिन हुगोंग के मुंह से आती बदबू से घबराकर वो भाग निकला और चिल्लाया, मुझे तुमसे सवाल नहीं पूछना चाहिए था, मैं इसे सुखाने जा रहा हूं। नई तकनीक का परीक्षण। हुगोंग ने सॉन्ग को आदेश दिया कि वो बेओम के जरिए आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और विषैले भृंगों की तलाश करवाए। सॉन्ग के जाने के बाद हुगोंग 5 दिनों तक कल्टीवेशन साधना में लीन रहा। जब उसने आंखें खोली तो उसके कपड़े गंदगी, विषाक्त पदार्थों से भर चुके थे। वो अब दूसरे स्तर, 2nd लेवल पर पहुंच गया था। उसकी हेवनली आई, दिव्य दृष्टि और सुनने की शक्ति अब पहले से कहीं अधिक तीव्र हो गई थी। उसे बाहर खड़े यूं और मांग की बातें साफ सुनाई दे रही थीं जो भूख से बेहाल थे। हुगोंग को उन पर प्यार आया। ये चचेरे भाई उतने बुरे भी नहीं हैं, इनमें कुछ मनमोहक गुण हैं। आईने में खुद को देखते हुए उसने महसूस किया कि वो अभी भी बहुत दुबला है। उसने अपनी नई शक्ति का परीक्षण करने के लिए ज्योरियोंग तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे हड्डियां सिकोड़ी जा सकती हैं। उसका हाथ छोटा हो गया। उसे अपने पिछले जीवन के हड्डी तोड़ने वाले गुरु की याद आई, जो अमर तकनीकों की बातें करता था। हुगोंग ने सोचा कि इतनी बेकार तकनीक सीखने की क्या जरूरत थी, जब आप दुश्मन को सीधे मार सकते हैं। सॉन्ग हुगोंग के लिए नए कपड़े लेकर आई और बताया कि गार्ड्स के लीडर ने एक मीटिंग बुलाई है। उधर मीटिंग में गार्ड लीडर ने घोषणा की, मास्टर बेओम अब बदल गए हैं और चेओन्हवा परिवार के उत्तराधिकारी हैं। उनकी सुरक्षा हमारा धर्म है। ग्वांगहुई संप्रदाय, ग्वांगहुई सेक्ट बदला लेने की फिराक में है, इसलिए हमें सचेत रहना होगा। तभी एक गुप्तचर ने लीडर के कान में कुछ कहा। लीडर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। उसने कहा कि मास्टर बेओम उसे याद कर रहे हैं। सॉन्ग ये सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि उसने खुद बेओम को मीटिंग के बारे में बताया था। हुगोंग अपने कमरे में कुछ पढ़ रहा था,
तभी गार्ड का लीडर अंदर आने की अनुमति मांगता है। हुगोंग हैरान था कि मीटिंग छोड़कर वो यहाँ क्यों आया है। लीडर अंदर आया और दोनों आमने सामने बैठ गए। हुगोंग ने पूछा, आपने तो मीटिंग बुलाई थी, फिर यहाँ कैसे? लीडर ने हंसते हुए कहा, मैं आपकी सहायता करने आया हूँ। हुगोंग कुछ समझ पाता उससे पहले ही लीडर ने एक चाकू निकाला और एक खौफनाक मुस्कान के साथ पूछा, क्या अब आपका मरने का मन है?